गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी JMS बाय ब्रजेश सर की ओर से आपको सभी को प्रणाम। मैं आपका मित्र ब्रजेश राय। दोस्तों, हम लोगों ने जो RRB ग्रुप डी की श्रृंखला PYQ स्टार्ट की थी, उसका है साइंस का 7th लेक्चर है। कितना लेक्चर है? 7th लेक्चर है। और इसमें हमने 6 लेक्चर लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें हमने 6 लेक्चर में साइंस के कम से कम 2 दिन की पेपर देखे, यानी कि 18 अगस्त और 2022, और हम बात करें 19 अगस्त 2022 की 3 शिफ्ट थी। इन दोनों शिफ्टों के पेपर 6 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इनमें जो एनालिसिस मेरा रहा है उसमें ये है कि क्वेश्चन अगर सुबह किसी एक शिफ्ट से एक टॉपिक से आ रहा है तो दोनों शिफ्टों में ही क्वेश्चन उसी टॉपिक से आएगा। अब इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चन का लेवल सेम रहता है। इसीलिए तो आप देखते होंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसमें लोगों के नंबर काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से आया, इस टॉपिक से आया, तो आगे भी क्वेश्चन कहाँ से आएगा, उस टॉपिक से आएगा। तो वो लोग उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं। अब मैंने यहाँ देखा कि अगर हम बात करें आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी से फिक्स क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन फिक्स थे। 6 क्वेश्चन में से हर जगह हर शिफ्ट में क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। अगर हम बात करें सबसे पहले आवर्त सारणी का विकास, अब विकास में क्या क्या होता है, सबसे पहले तर्क नियम आया, फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम आया, फिर मेंडलीव का नियम आया, फिर मोस्टली की सारणी आई। तो एक पेपर में पहले तर्क नियम पूछा, फिर अष्टक नियम पूछा, फिर मेंडलीव का नियम देखा, फिर मोस्टली की सारणी पूछी। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को क्रमिक रूप से पूछा है। अब समझ जाइए, क्योंकि दायरा सीमित है, पेपर वहीं से बनना है, तो आपको पढ़ने की आपकी जो कला है उसे विकसित करनी पड़ेगी। PYQ क्यों पढ़ते हैं हम? PYQ को पढ़ने का उद्देश्य यही होता है कि हम समझ जाएं कि पेपर किस पैटर्न का आता है, उसकी क्रोनोलॉजी क्या है, उसको पकड़ने के लिए हम PYQ पढ़ते हैं। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं, और इसका ही तो फायदा होता है कि हमें सही पता चल जाता है कि क्वेश्चन यहाँ से आना है, तो आप वहीं पढ़ते जाओ। यही मैं बता रहा हूँ कि 6 पेपर मैंने लगाए और 6 पेपर के टॉपिक सिलेक्टेड थे कि क्वेश्चन कहाँ से आना है। अभिक्रिया से क्वेश्चन आएगा, एक क्या नाम केमिस्ट्री में कहाँ से आ रहा था, एक आ रहा था हमारा पीरियोडिक टेबल से आ रहा था, एक धातु से आ रहा था क्वेश्चन। इसी प्रकार से फिजिक्स में, मतलब विद्युत से तो एक क्लियर था कि कुछ ना कुछ पूछेगा, या प्रतिरोध पूछेगा, या फिर प्रतिरोधकता पूछेगा, या मतलब कुछ ना कुछ पूछेगा। विद्युत से क्लियर था, चुंबक क्षेत्र से क्लियर था, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए PYQ पढ़ा रहा हूँ कि आप ध्यान रखो कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, टॉपिक हमें कौन सा क्लियर करना है, आप उस टॉपिक को क्लियर कर लो। जब आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आपको PYQ तो पढ़ ही लोगे, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन या फैक्ट मिलते हैं वो भी आप पढ़ लोगे। ठीक है, अब 7वां लेक्चर है, तो आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। दोस्तों, अगर उसमें कुछ गलती है तो बिल्कुल आप डिसलाइक कीजिए। अगर थोड़ा बहुत भी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन क्या है? 100 ओम प्रतिरोधक वाले एक धातु के तार को तार की लंबाई के बराबर, क्या, तार की लंबाई के बराबर परिधि वाले एक वृत्त में मोड़ा जाता है। वृत्त के व्यास के विपरीत बिंदुओं के बीच समतल प्रतिरोध क्या होगा? मतलब कि वृत्त का जो व्यास होगा, मतलब कि एक ये है जी, मान लो कि 100 मीटर लंबाई का एक तार है, और हमें क्या बनाना है, इसी लंबाई का हमें क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। मतलब ये हमारा वृत्त हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने इसी तार का क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। और जब इसका वृत्त का क्या परिधि क्या होगी, 2πr होती है, और 2πr का मान कितना हो जाएगा, 1000 मीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसी परिधि का मतलब इसी तार की कीमत बनी हुई है, वृत्त बना हुआ है, तो जो तार की लंबाई होगी वह परिधि होगी। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु के तार को
तार की लंबाई के बराबर परिधि वाले एक वृत्त में मोड़ा जाता है। ठीक है जी, एक हमने वृत्त में मोड़ दिया, इसकी जो परिधि हो गई वो कितनी हो गई 2πr का मान कितना हो गया 100 मीटर हो गया। आप और समझो और क्या बोल रहा है, वृत्त के व्यास के विपरीत बिंदुओं, वृत्त का व्यास जो हुआ, इसके विपरीत बिंदु एक जो हो गया और एक बिंदु जो हो गया। ठीक है, बिंदुओं के बीच समतल प्रतिरोध क्या हुआ, हमें इसके बीच में क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, मतलब कि हमें R का मान ज्ञात करना है, जी हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या किया इन्होंने, इसको इन्हें अलग अलग करेंगे, एक यहाँ ऐसा जोड़ देंगे, मान लो कि जी है, यहाँ हमें समतल प्रतिरोध निकालना, तो इसको ऐसा करके ऐसा कर देंगे और यहाँ पर मतलब कि इसी को यहाँ पर अलग कर दिया, बस सीधी बात जी, अलग अलग कर लिया दोनों को, मतलब आधा वृत्त जो हो गया आधा वृत्त जो हो जाएगा। इन दोनों को हमने अलग कर लिया और समांतर क्रम में जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, जो होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A, जहां R क्या है, इसे बोलते हैं प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, ये क्या है, प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध, और रो क्या है, ये है प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता, और L क्या है, लंबाई, लंबाई। ठीक है, और A क्या है, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो इस सूत्र से समझ में क्या आ रहा, अगर हम इसे हटा दें तो क्या हो जाएगा, R समानुपाती L अपॉन A जो हो जाएगा। अब जो L है वो किसके समानुपाती है, R के समानुपाती है, और A क्या है, R के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि ये क्या बन जाएगा, R समानुपाती L, जो हो गया, आगे बढ़ गया थोड़ा सा, अब जी क्या बन गया, R समानुपाती L बन गया, मतलब कि अगर हम R का मान बढ़ाएंगे तो L का मान बढ़ेगा, और R का मान कम करेंगे, सॉरी L का मान कम करेंगे तो R का मान भी कम होगा, मतलब ये हुआ ना, R समानुपाती L, मतलब ये हुआ। अब हमने क्या किया, इसको क्या किया, काट दिया, L को क्या कर दिया, L को काट दिया, अब L का बराबर कितना हुआ, L/2 कर दिया अपन ने, तो यहाँ क्या होगा, R समानुपाती L/2, तो लंबाई क्या करी, हमने आधी कर दी, जब लंबाई हम आधा कर देंगे तो इसका जो वो क्या रहेगा, प्रतिरोध रहेगा, वो कितना हो जाएगा, जो निकालना है, तो जो प्रतिरोध होगा वो किसके समानुपाती है। अब ये लंबाई कितनी है, लंबाई वो कितनी है, लंबाई हमारी 100 है कि नहीं है, इसमें हम 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 50, कितनी आई 50, तो R का मान कितना आ गया, R का मान आ गया 50। अब देखो जो हमारे पास क्या था, ये वृत्त था, ठीक है, वृत्त था, अब हमने यहां से इसे काट दिया, यहां से काट दिया, इसे अलग कर लिया, इसे अलग कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का क्या निकालना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है, क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रतिरोध। अब जी कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में लगे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है, और हमें पता है कि जब हम समांतर क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2। अब r1 कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा r1, और जी क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। अब r1 का मान कितना है, क्योंकि इन दोनों का मान तो बराबर है, क्योंकि जी यहाँ से काटा गया है, तो जितना मान इसका होगा वही मान इसका होगा, और इसका मान कितना आया 50 आया, तो इसका भी 50 होगा। ठीक है, यह तो 1/50 बटे 1/50, ठीक है, जो हो गया। अब क्या आएगा मान 50 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, यहाँ कितने आ जाएगा 1 और यहाँ पर 1। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/r इक्वल टू 2/50, ठीक है, और काटो यहाँ कितना आ गया 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/25, ठीक है। अब हमारा मान क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो जे इसका आंसर है 25। हाँ, तो बी हमारा, सॉरी, बी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जे क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, सरल क्वेश्चन है भैया। 200 आम का एक जरूरत था, ठीक है। अब उसकी लंबाई क्या है, वाले एक धातु के तार को की लंबाई है। अब उतनी बराबर परिधि का हमने एक वृत्त बना दिया। जितनी लंबाई धातु के तार की थी उसी को मोड़ कर हमने वृत्त बना दिया। तो जो लंबाई थी अब वो क्या हो गई, वृत्त की परिधि के बराबर हो गई। हमने कितना माना, 2 पाई आर वाला कितना दिया गया, 100 मीटर दिया गया। ठीक है, आर वाला क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए होता है। एल क्या है, लंबाई है, मतलब कि जो प्रतिरोध होगा वो लंबाई के समानुपाती होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, लंबाई आधी हो गई क्योंकि हमें निकालने का इसके क्या है, विपरीत बिंदु है, उन पर निकालना है, इसलिए जिसे आधा काट के अलग अलग कर दिए, 2 पार्ट बना दिए। ठीक है, तो लंबाई क्या हो गई, आधी हो गई, मतलब L/2 हो गई। जब L/2 हो जाएगी तो फुल जो L है उसका मान कितना है, 100 है, तो L/2 का मान कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, जो हमने यही कर दिया, 50 निकाल लिया। और जी आर मान हो गया 50, ये सॉल्व किया। जी क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करने का। ठीक है, तो ये हमने ज्ञात कर लिया। तो यहाँ कितना आ गया, आर का मान आ गया 25, 1/25 आ गया। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। जी इसका डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है, अगर ये देखना है तो ये भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अधिकांश जंतुओं में गति निम्नलिखित में से किस प्राणियों की समन्वित गतिविधि है। मतलब कि ये कौन कौन सी प्राणियों की क्या है, समन्वित गतिविधि है, मतलब कौन कौन सी प्राणी साथ में काम करती हैं, किसके लिए, अधिकांश जंतुओं की जंतुओं में गति के लिए कौन कौन सी प्राणी काम करती है। तो देखो सबसे पहले क्या है, ऑप्शन क्या है, ए। ऑप्शन ए दिया गया है, केवल कंकाल और तंत्रिका तंत्र, मतलब कंकाल तंत्र और तंत्रिका तंत्र काम करेगा। ऑप्शन बी है, केवल पेशी काम करेंगे। ऑप्शन सी क्या है, भैया पेशी भी काम करेगी, कंकाल तंत्र भी काम करेगा और तंत्रिका तंत्र भी काम करेगा। और डी क्या है, केवल तंत्रिका तंत्र काम करेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही है वो है सी ऑप्शन। क्या है, सी है। अब सी में क्या है, देखो जे कंकाल तंत्र क्या है और तंत्रिका तंत्र क्या है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या कहता है, नर्वस सिस्टम क्या कहता है, हमारी सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और कंकाल तंत्र क्या है, एक खड़ा हुआ ढांचा है। ठीक है, और पेशी क्या है, जे देखो इसका आंसर यहां से निकलेगा। जे क्या है, पेशी प्रणाली, मतलब संकुचन के माध्यम से बल उत्पन्न करती है। और कंकाल तंत्र क्या होता है, मतलब हड्डियां और जोड़ इस बल को यांत्रिक समर्थन देकर गति में परिवर्तित कर देते हैं। इनने क्या किया, जो पहले पेशी प्रणाली आई, इनने संकुचन किया और हमें क्या किया, हमें थोड़ा सा क्या किया, बल उत्पन्न किया। अब बल को हमें कैसे बदलना है, गति में बदलना है। तो कौन काम करेगा, हमारा कंकाल तंत्र काम करेगा। इस बल को यांत्रिक समर्थन देकर किस में बदल देते हैं, गति में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस समन्वय को तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, नर्वस सिस्टम के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जो पेशियों को संकेत भेजकर क्या करेगा, पेशियों को संकेत भेजकर गति और समय और तीव्रता निर्धारित करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा, फुल आंसर। ठीक है, तो आप यहां से इसे कंप्लीट कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा, ये हो गया सी नंबर, मतलब कि पेशी, कंकाल तंत्र और तंत्रिका तंत्र। मैं आपको आंसर इसलिए दे रहा हूं, इसका लेके आया हूं, क्योंकि अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा ना, बोर्ड पर लिख के ले जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इससे क्या है, आपके टाइम की बचत होगी। ठीक है, ये हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जी है, बदलते चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कहा जाता है।
मतलब कि हमें क्या करना है, प्रेरित धारा उत्पन्न करना है। ठीक है, अब प्रेरित धारा क्या होती है, प्रेरित धारा। ठीक है, अब यहाँ कोई क्या है, एक कोई रखा है, कंडक्टर रखा हुआ है, यहाँ पर चुंबक है, इसे हमने बार बार ऐसा खिसकाया, ऐसा खिसकाया, ऐसा खिसकाया, तो इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। इसकी कुछ किसने की थी, तो फैराडे ने की थी। किसने की थी, फैराडे ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, फैराडे ने खोज की थी, खोज की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर क्या है, प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब क्या कहेंगे, विद्युत चुम्बकीय, विद्युत चुम्बकत्व नहीं कहेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहेंगे, क्योंकि विद्युत से ही मतलब चुंबक से क्या किया जा रहा है, इसे आगे पीछे किया जा रहा है, जिससे इसमें जो वायर लगा हुआ है, कुंडली को लगी हुई है, इसमें क्या हुई, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। और प्रेरित धारा क्या होती है, ये आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या है, बदलते चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, उसका आंसर ही है प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इस सिद्धांत की खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी, बता चुका हूं आपको। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रेरण का नियम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपकी थोड़ी सी माइंड बेस्ड क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है जो आप समझ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये है, इसे बोलते हैं सामान्य विज्ञान, सही विज्ञान तो ये है। आज के परिदृश्य में मानवीय दृष्टिकोण में देखे गए किस परिवर्तन ने कुछ हद तक, क्या कुछ हद तक गैर बायोडिग्रेडेबल मतलब कि विघटित, क्या गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने में मदद की है। ऑप्शन ए आप समझ जाओगे। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग करना। ये तो है नहीं, क्योंकि प्लास्टिक तो क्या है, डिग्रेडेबल है नहीं, वो तो गैर डिग्रेडेबल है। ठीक है, दूसरा क्या है, इससे क्या, दूसरा क्या है, उपयोग और उपयोग फेंको की रवैया, मतलब यूज एंड थ्रो की जो एटीट्यूड होता है, मतलब कि हमने खाया, प्लास्टिक की बोतल ली, पानी पिया और फेंक दिया, ये क्या होता है, यूज एंड थ्रो होता है। इसमें क्या होता है, जो प्रकृति है उसको भी नुकसान है, अपन को भी नुकसान होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सी। अब सी क्या है, जीवन शैली में सुधार। ठीक है, अब ये कैसा जीवन शैली में सुधार हुआ, अब शहरों में क्या होने लगा है, शहरों में कि हम क्या करने लगे हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करने लगे हैं। साथ में सूखे कचरा को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जैसे जो इलेक्ट्रिकल्स का सामान होता है उसे हम अलग कर देते हैं, और जो और अन्य सामान होता है उसे भी अलग कर देते हैं। तो जो हमारा क्या है, जी हमने अब क्या किया, हमारे जीवन शैली में सुधार हो गया। ठीक है, इससे हम क्या करने लगे, जो गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के उत्पाद हैं वो कम करने में मदद मिल रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, डी क्या है, जूट बैग का उपयोग। हाँ, ये भी हुआ है, लेकिन ये कब हुआ, जब हम अपनी जीवन शैली में सुधार कर लेंगे। आंसर जी हो सकता है, लेकिन इसके अगर जी वाला आंसर नहीं होता, क्या सी आंसर नहीं होता, तो डी आंसर हो सकता था। लेकिन अभी क्या है, इसमें जब सी आंसर दिया गया तो आंसर सी होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बार जब आगे बढ़ जाओ। हाँ, अब फिर से क्वेश्चन आ गया, मैं बताया था सामने पहले जब स्टार्ट किया था कि जो क्या है आवाज सारणी का जो क्या है विकास है, उससे क्वेश्चन कभी ना कभी आता जा रहा है। तो यहाँ भी वो क्वेश्चन आ गया है। अब क्वेश्चन क्या है देख लो, न्यूलैंड साहब आए फिर से आ गए। अब न्यूलैंड न्यूलैंड अष्टक नहीं क्या है, न्यूलैंड ऑक्टेंस क्रमांक से शुरू होता है और पर समाप्त हो जाता है। मतलब कि जो न्यूलैंड की आवाज सारणी थी वो कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ समाप्त होती है। तो दोस्तों मैं इसको हर बार इसका क्या किया है, व्याख्या की है, इस बार फिर से व्याख्या करता हूँ। देखो, न्यूलैंड साहब ने अपना नियम दिया था, वो दिया था 1800
60 रन दिया था लगभग, ठीक है लगभग। इंडिया का नियम किस पर था? भारत की जो संगीत प्रणाली है, भारत की संगीत प्रणाली इस पर, इसके जो स्वर हैं क्या है? स्वर पर आधारित है, अब कौन कौन से हैं? सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। क्या हो गया? नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जो 8वां जो तत्व आएगा उसके गुण कैसे होंगे? पहले तत्व के गुण के समान होंगे। जैसे यहाँ क्या आ रहा? हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा, मान लो कि यहाँ नहीं, यहाँ आ गया लिथियम, यहाँ लिथियम आ गया, यहाँ क्या आएगा? सोडियम आएगा। तो लिथियम और सोडियम के गुण कैसे हुए? समान हुए। और जो इनकी आवाज सारणी किसकी? न्यूलैंड की, न्यूलैंड साहब हैं, इनकी जो आवाज सारणी है वो किस पर आधारित है? वह आधारित है किस पर? परमाणु भार पर। किस पर आधारित है? परमाणु भार पर। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि और किस किस वैज्ञानिक की आवाज सारणी परमाणु भार पर आधारित है, क्योंकि मैं इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें मैं बता चुका हूं कि किस किस वैज्ञानिक की पीरियोडिक टेबल परमाणु भार पर आधारित है, ठीक है। तो जो हो गया। अब इसके जो इसमें जो कुल तत्व हैं क्या है? कुल तत्व कितने हैं? तो इसमें कुल तत्व हैं 56 तत्व हैं, ठीक है। कितने हैं? 56 तत्व हैं। इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? इसका प्रारंभ तत्व है क्या है? प्रारंभिक तत्व है वो कौन सा है? वो है हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व कौन सा है? तो अंतिम तत्व है वो क्या है? वो है थोरियम, ठीक है। अब जो ये पीरियोडिक टेबल है ये कहाँ तक सही है? तो ये कैल्शियम तक सही है, मतलब कि इसका जो सही व्यवस्थित तरीके से है कहाँ तक है? कैल्शियम तक है। तो हमने क्या क्या देखा? जो न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु भार पर आधारित है, पहली बात। न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल में 56 तत्व हैं, दूसरी बात। तीसरी बात क्या देखा? न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल में पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। अंतिम तत्व क्या है? थोरियम है। न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल में जो किस पर आधारित है? भारतीय संगीत परंपरा के सातों स्वर पर आधारित है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो न्यूलैंड की क्या पीरियोडिक टेबल है उसके पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के गुण के कैसे होंगे? समान होंगे। मतलब कि इसमें कौन सा नियम लगता है? अष्टक नियम लगता है, ठीक है। ये कहाँ तक लगभग सही मानी जाती है? वैज्ञानिक रूप से कैल्शियम तक सही मानी जाती है। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं, न वो पूछेगा। तो जितने भी पेपर हुए हैं उसमें क्वेश्चन यहीं से रिपीट हुए हैं इसी टॉपिक से। तो आप अगर इसने फैक्ट याद कर लेते हो तो मैं गारंटी दे के बोलता हूँ आपसे कि ये क्वेश्चन आपसे वहाँ भी बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? बी, मतलब हाइड्रोजन और थोरियम। आगे क्या और क्वेश्चन देखो जिसका एनसीईआरटी का क्या है कटिंग है, और वहां से मैंने पढ़ा था और उसी से मैंने लेके इसे बनाया है, ठीक है। आप इसे रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है भैया जी? है फूल के किस प्रजनन भाग में जन कोशिकाएं होती हैं? मतलब कि जो हमारा फ्लावर होता है उसके किस भाग में जन कोशिका होती है, ठीक है। अब पहले देखो जी हमारा क्या है? फूल है, प्यारा सा फूल है, ठीक है। इसे एनसीईआरटी कटिंग है आप, ठीक है। एनसीईआरटी कटिंग है, देख लो क्या है। एक तो होता है पहले क्या है? जो फूल है वो कैसे वो है? बीज है, तो ये है आवृतजीवी है। क्या है? आवृतजीवी। अब भैया आवृतजीवी क्या होते हैं? तो दोस्तों आवृतजीवी का अर्थ होता है कि इसको अगर दो पार्ट में बांध दें क्या होगा? आवृत प्लस बीजी, जो हो ना, इसका हम अलग अलग करेंगे। आवृत का मतलब होता है कि जो बीज है वो एक इसमें खोल के अंदर है, बस में ना, जो बीज है वो इसमें है खोल के अंदर है, इसे बोलते हैं आवृतजीवी, आवृत बीजी पौधे बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे? जब आवृतजीवी बीजी पौधे हैं तो इनमें क्या होंगे? सबसे पहले वर्तिका होगा,
जी वाला पार्ट क्या है, वर्तिकाग्र है। जी इसकी जो जो डंठल जा रहा है ये क्या है, वर्तिका है, ठीक है। वर्तिका के अंदर क्या है, अंडाशय है, ठीक है। और जो जी वाला पार्ट है ये क्या है, बाह्य दलपुंज है, क्या है, बाह्य दल है। जे पंखुड़ियां हम इसे क्या कहते हैं, दल कहते हैं। और जे क्या है, ये तंतु है, ठीक है। और जे क्या है, परागकोश है, ठीक है। जिसे क्या कहेंगे, जिसे कहेंगे पुंकेसर कहेंगे, ठीक है। और जे वर्तिका और अंडाशय ये किसके पार्ट है, जे है स्त्रीकेसर के पार्ट है। मतलब कि पुंकेसर क्या है, जी वाला पार्ट, स्त्रीकेसर जी वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखो क्या है, आप कोश के विभिन्न भागों के वैसे आप पहले ही पढ़ चुके हैं। बाह्य दलपुंज मतलब पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर ये बता दिए हैं। पुंकेसर और स्त्रीकेसर पुष्प के क्या है, जनन भाग है, जी बताया है इसमें। क्या है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर क्या है, पुष्प के जनन भाग है, ठीक है। क्वेश्चन अभी यहां से आया था कि ये पुंकेसर है और स्त्रीकेसर है कि मतलब पुष्प के जनन भाग क्या क्या होते हैं, तो पुंकेसर होता है और स्त्रीकेसर होता है। अब क्वेश्चन आगे कहां से आ सकता है, आज ये भी देखो। तो आगे उम्मीद रहेगी इसमें क्वेश्चन आने की, वो देखो। अब क्वेश्चन आएगा, मान लो कि अगर जो कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्या है, सिर्फ पुंकेसर है, या फिर कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्या है, स्त्रीकेसर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, उसके लिए एक वर्ड होता है, उसे हम कहते हैं एक लिंगी पौधा। मतलब कि पुंकेसर अगर रहेगा सिर्फ, या स्त्रीकेसर सिर्फ रहेगा, स्त्रीकेसर, तो ये क्या कहलाएंगे, एक लिंगी क्या कहलाएंगे, एक लिंगी कहलाएंगे। अगर दोनों साथ में हैं तो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा क्या, जैसे पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों साथ में उपस्थित हैं तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम उभयलिंगी कहेंगे। जैसे अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं, दोनों हैं साथ में, तो क्या होगा, उभयलिंगी, ठीक है। अब जो उभयलिंगी है इसका उदाहरण क्या हो सकता है, पूछ लेगा, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो उभयलिंगी पौधा है उनके उदाहरण इनमें से कौन से हैं। तो इनका क्या हो सकता है, गुड़हल, क्या आप यहाँ रख लेना, क्या होगा, गुड़हल, ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है, दूसरा जो उदाहरण रहेगा वो रहेगा क्या, वो हम देख रहे हैं, वो होगा हमारा उदाहरण क्या, जैसे सरसों, ठीक है, सरसों। तो दोनों ये क्या है, दोनों उभयलिंगी पौधे हैं ये, कौन कौन से, गुड़हल और सरसों। अब पूछेगा भैया कि सिर्फ स्त्रीकेसर, हाँ क्या बोले, क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो एक लिंगी पौधे कौन कौन से हैं, जैसे पपीता और तरबूज, ये क्या है, एक लिंगी पौधे हैं। ये किसमें आएंगे, इसमें जाएंगे, पपीता एवं तरबूज, ये क्या है, एक लिंगी पौधे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। अब थोड़ा सा आपका मोटिवेशन कम हुआ होगा तो इसे बढ़ाने की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बात ये है दोस्तों, सीधी बात ये है, पढ़ोगे तो नौकरी लगेगी, नहीं पढ़ोगे तो नौकरी नहीं लगेगी, सीधी बात ये है। अब आगे सुनो, आगे क्या है कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर भैया जो सूर है उसे भी हमने क्या किया, अगर उसे इतनी इज्जत मिल रही है, सम्मान मिल रही है, तो क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो हमें प्रकाश दे रहा है, ठीक है। इसीलिए आप किसी को देख लो जो इज्जत और सम्मान प्राप्त कर रहा है, कुछ ना कुछ वैसा काम कर रहा है, इसलिए उसे इज्जत और सम्मान मिल रहा है। तो आपको भी अच्छे ही काम करना है, मतलब कि कोई सी बड़ी पोस्ट पर जाना है, तभी आपको इज्जत और सम्मान मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, एक चालक पर 5 ओम का विभवांतर लगाने पर, फिजिक्स का क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, बड़ी 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 5 ओम का विभवांतर लगाने पर 2.5 एम्पियर धारा उत्पन्न होती है, चालक का प्रतिरोध क्या होगा, हमें आर का मान निकालना है, ठीक है। क्या करना है, आर का मान निकालना है, प्रतिरोध का करना है, प्रतिरोध कैसे निकलेगा, प्रतिरोध, ठीक है। अब ही बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है जो वोल्टेज होता है वो किस बराबर होता है, करंट और किसके, आर मतलब प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और हमारे पास क्या है, V का मान तो दिया गया है, कितना है, 5 वोल्ट है,
ठीक है, कितना है 5 ओम है। ठीक है, इसके बाद धारा आई का मान कितने हैं, आई का मान है 2.5 मिली एम्पियर, कितना है मिली एम्पियर है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमें निकालना आर का मान है, तो आर बड़ा क्या होता है, आर बड़ा हो जाएगा V अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों किसमें है, ये गुणा में है, या गुणा से इसमें इसका पक्ष हम क्या करेंगे, किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो क्या होगा V अपॉन आई हो गया। अब देखो V का मान कितना है 5 है, और आई का मान क्या देखे 2.5 इंटू 10 टू द पावर, हाँ सॉरी, अब 2.5 क्या है मिली एम्पियर है। अब मिली एम्पियर को हम बदल देंगे एम्पियर में, जब हम एम्पियर बदलते हैं मिली एम्पियर को तो कितना का 1000 का भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब 1000 का भाग यहाँ करेंगे, इससे बढ़िया यहाँ क्या है, यहाँ लिख दो 10 की पावर 3 लिख दो। ठीक है, क्या आ गया 10 की पावर 3 आ गया। इसे और हम सॉल्व करेंगे, जब ये 3 ऊपर जाएगा, यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5000। ठीक है, अब बचा कितना 2.5, अब जब पॉइंट भी हटा दो तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा 1 0 और बढ़ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 25, 25 में कितना होता है 50, जी कितना आ गया 2, यहाँ कितना है 1 2 3 0, मतलब कि चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा, वो आएगा 2000, कितना आएगा 2000। तो जी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा सी हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से देख लो, कुछ नहीं है, अगर हमें जी वाला फॉर्मूला आता है V बराबर आई आर, तो उसी से हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा, जी बात है सीधी सीधी। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर जिसका सॉल्यूशन और दिया गया है, आप इसे भी दे सकते हो। ठीक है, हाँ क्वेश्चन जी है, क्वेश्चन क्या है, जब वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन m इस प्रकार दिया जाता है, a बराबर -2, b बराबर 2, c बराबर -1 और d बराबर 1। ठीक है जी है, मतलब कि हमें क्या निकालना है, आवर्धन निकालना है, मैग्नीफिकेशन ज्ञात करना है इसका। ठीक है, अब हमें मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए जरूरी क्या है, किसी क्या है, हाँ लेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लेंस की। अब लेंस का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, V अपॉन U होता है। ठीक है, या बोल सकते हैं I अपॉन O, पृथ्वी में बदे ऑब्जेक्ट होता है, जो होता है किसका, लेंस का मैग्नीफिकेशन। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें किसकी बात करें, दर्पण की बात करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये हमें क्या चाहिए, U का मान चाहिए, ठीक है, और V का मान चाहिए। ठीक है, दोनों मान चाहिए। अगर दोनों मान हमारे पास होंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नीफिकेशन यानी कि आवर्धन ज्ञात कर लेंगे। अब U का मान कैसे आएगा और V का मान कैसे आएगा, ये देखो, जब वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है, तो उत्तल लेंस की बात कर रहा है, हमारा लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, मतलब कि जी वाला लेंस है। ठीक है जी, यहाँ क्या होगा f होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2f की दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब हमने इसकी जो चिन्ह परिपाटी है, क्या है चिन्ह परिपाटी है, इसमें पढ़ रखा है कि अगर इस साइड होगा तो क्या आएगा माइनस चिन्ह आएगा, और इस साइड होगा तो क्या आएगा प्लस चिन्ह आएगा। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब 2f की दूरी पर है, जब वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है, मतलब कि यहाँ पर रखा है वस्तु, तो मतलब कि जो हमारा u का मान होगा वो कितना होगा 2f हो जाएगा। ठीक है, और किसमें होगा माइनस चिन्ह आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम चिन्ह परिपाटी इसकी पढ़ चुके हैं। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, अगर लेंस के इस साइड क्या है रखा हुआ कोई वस्तु है तो प्लस आएगा, और अगर लेंस के इस साइड रखी हुई है तो माइनस आएगी, और अगर वस्तु कुछ ऊंचाई पर है तो यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर अगर नीचे पे है तो क्या आएगा माइनस चिन्ह आएगा। जी हम पढ़ चुके हैं, और ये 9th की NCERT में दिया भी गया है, तो अब वहां जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा -2f हो जाएगा।
अब क्या बोल रहा है, आगे बढ़ो। जब वस्तु को लेंस से 2f दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन m इस प्रकार दिया जाता है। तो मतलब u का मान जो हो गया। अब हमें एक होता है लेंस सूत्र होता है, क्या होता है, लेंस सूत्र होता है। अब लेंस सूत्र क्या होता है, जो होता है 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब हमें 1/f तो ये हो गया। अब ये क्या है, 1/v, v का मान हमारे पास है नहीं है, सिर्फ मान किसका है, u का मान दिया गया, कितना है, -2v है, यहाँ रख लो, -2v हो गया, 2f हो गया। ठीक है, अब जो 2f है और जे किसका है, माइनस का जे है। अब जो माइनस माइनस के चिन्ह रहेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि हो जाएगा, तो यहाँ 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/2f हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो 2f है। अब यहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, तो क्या करें, पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर माइनस 1/2f, जी किसका मान हो गया, v का मान हो गया, 1/v का मान हो गया। अब देखो 1/f में से 1/2f चला जाएगा तो बचेगा कितना, देखो यहां से सॉल्व कर लेंगे तो बचेगा कितना, ये देख लेते हैं, ये बचेगा हमारा कितना, ये बच जाएगा v बराबर हमारे पास आ जाएगा 2f आ जाएगा, क्या आएगा, 2f आ जाएगा। अब देखो, अब जो हमारे पास क्या मान हो गया, v का मान कितना आ गया, 2f आ गया, मतलब कि पीरियड में यहाँ है तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीफिकेशन निकालना है, मतलब कि आवर्धन निकालना है, आवर्धन, आवर्धन, और आवर्धन हमारा कितना होता है, v/u होता है। अब v का मान कितना है, v का मान है 2f है, कितना है, 2f है, और u का मान कितना है, -2f है। ठीक है, अब 2f से 2f में भाग देगा कितना आएगा, 1 आएगा, और चिन्ह कितना आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, तो हमारा मैग्नीफिकेशन यानी m का मान कितना आया, -1 आ गया, कितना आ गया, -1 हो गया। अब -1 का मतलब क्या इतना होता है कि जो हमारा आवर्धन है वो कैसा है, नकारात्मक है, जब नकारात्मक आवर्धन होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा है प्रतिबिंब, और क्या बनेगा, हाँ उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, क्योंकि चिन्ह कौन सा है, माइनस चिन्ह आया है, इसलिए प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि हमारे पास कौन सा चिन्ह आया है, माइनस का चिन्ह आया है, इसलिए। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन में दिया गया है, जी भी आप देख सकते हो, काफी बड़ा दिया है। ठीक है, इसे भी आप पढ़ सकते हो, निकाला वही है जैसे मैंने सॉल्व किया था, सेम ही है, इसे अलग अलग प्रोसेस में बता दिया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर, जी है हमारा, अभी कौन सा देखा हमने, हाँ अभी देखा हमने 8वां देखा, ये है 9वां क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा है, 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9वां क्या है, ये भी देख लो, क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, n फेरों वाली धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न क्षेत्र का समान धारावाही समान त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र के अनुपात क्या है, मतलब कि हमें इसके दोनों के अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है, अनुपात निकालना है, अनुपात, किसका अनुपात निकालना है, हमें निकालना है धारावाहिक
मतलब धारा का अनुपात निकालना है। वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न क्षेत्र मतलब कि विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसका है मान निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर वो फॉर्मूला आपको आता होगा तो आप उसे बहुत ही इजीली कर लोगे। मतलब हमें पहले किसका निकालना है, एम फेरो वाले धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली का करना है, इसके बाद एक का करना है समान त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र का अनुपात निकालना है। तो देखो इसके लिए जी वाला ऑप्शन है, यहाँ कर सकते हो बढ़िया से, बता देता हूं मैं। ठीक है, क्या है देखो, अगर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब जो V1 का मान होगा उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है म्यू आई अपॉन क्या होता है 2r होता है, क्या होता है म्यू आई अपॉन 2r। अब म्यू क्या है, इसमें जो म्यू है वो है क्या, मुक्त स्थान की परागम्यता है, क्या है, परागम्यता है, परागम्यता। ठीक है, इसके बाद जो आई है वो क्या है, जो लूप में जो धारा प्रवाहित हो रही है वह है क्या है, धारा है। ठीक है, धारा, और जो आर है वो क्या है, वो है त्रिज्या, क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, जी बात है, मतलब कि म्यू 0 आई अपॉन 2r हो गया। अब देखो, अगर हम एन कुंडली के निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एन कुंडली के लिए निकालेंगे, कुंडली के लिए तो क्या होगा, जो हो जाएगा B1 बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू जो बल के लिए क्या है U0 I अपॉन 2r जो हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बल के लिए निकालेंगे जी क्या हो जाएगा, मतलब n के लिए निकाला, जो बल के लिए निकला है तो जो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, इसका अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, अनुपात। तो अनुपात कैसे निकालता, मतलब B2 अपॉन B1, अब B2 का मान कितना है, n म्यू 0 I अपॉन 2 पाई अपॉन म्यू 0 I अपॉन 2 पाई। ठीक है, जो हो गया। अब जो म्यू 0 I अपॉन 2 पाई है ये एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे, बचेगा क्या, यहाँ आएगा B1 B2 अपॉन B1 बराबर, यहाँ आएगा n, यहाँ आएगा 1। तो n फेरों वाली कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र एकल लूप के क्षेत्र का क्या कितना होगा, n गुना हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, अगर समझोगे तो आ जाएगा, कुछ नहीं है, सिर्फ हमें कहा है चुंबकीय क्षेत्र का अगर फॉर्मूला आता है तो वही शुद्ध है। चुंबकीय क्षेत्र निकाला क्या होता है, म्यू 0 अपॉन 2r होता है। भैया म्यू 0 क्या है, तो जी क्या परागम्यता है, आई क्या है, आई पता ही आपको क्या होती है, विद्युत धारा की इकाई होती है। ठीक है, इसके बाद आर क्या है, तो ये रेडियस है। इसके बाद इसमें क्या है, एन कुंडली के लिए जी म्यू 0 आई अपॉन 2r है, वो सेम ही हो जाएगा। अनुपात क्या होना होगा, B2 अपॉन B1 कर देंगे। अब B2 का मान कितना है, n म्यू 0 I अपॉन 2r, वह B1 का मान कितना है, म्यू 0 I अपॉन 2r होता है। तो इन दोनों को काटेंगे, बचेगा क्या, n अपॉन 1 लग जाएगा, जी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। ठीक है, जी क्या है, खमीर का उपयोग बनाने में किया जाता है। जी क्या है, खमीर है, खमीर का जो उपयोग होता है वो एल्कोहल के निर्माण होता है, इसका होता है एल्कोहल के निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये खमीर का उपयोग है। अब जो खमीर होता है इसके लिए छोड़ो ध्यान में। ठीक है, ये किस तरह से सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है, सूक्ष्म जीव क्या है, फंगस है, जो क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है कि प्रक्रिया के द्वारा शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एल्कोहल में बदल देता है। ठीक है, क्या है, जो शर्करा है उसे कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल में बदल देता है। जो बियर वगैरह बनती है ना, एल्कोहल को भी है, तो वो किससे बनती है, यही फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, जो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये है
क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या है? तत्व में पानी के साथ अभिक्रिया करके 1 विलयन बनता है। मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जो पानी के साथ क्रिया करता है तो 1 विलयन बन जाता है, जो क्या है? फिनोल्फिलीन। क्या? फिनोल्फिलीन। क्या? फिनोल्फिलीन विलयन को गुलाबी रंग में बदल देता है। तत्व ए सबसे अधिक संभावित है। मतलब कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा शानदार क्वेश्चन है कि मतलब कि एक कोई ऐसा तत्व है जो पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो 1 विलयन बनाएगा। उस सॉल्यूशन का नाम क्या है? फिनोल्फिलीन है। विलयन को गुलाबी रंग बदल देता है। वो तत्व कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? एजी है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, सल्फर है और कार्बन है। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? मैग्नीशियम रहेगा। क्या रहेगा? मैग्नीशियम रहेगा। ठीक हो, इसका देखो आंसर दे दिया गया, सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऑक्साइड निष्क्रियता कोडिंग बनाने के लिए हवा के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करता है, जो धातु को अधिक संरक्षण से बचाता है और एक चमकदार सफेद रोशनी युक्त धातु में को जला देता है। ठीक है, ये है मैग्नीशियम का। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। प्रतिचिन्ह बताइए, Mg होता है। ठीक है, कम घनत्व का है, उच्च रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता है। ठीक है, ये हो गया। और ये इसमें बताई गई क्रिया, तो अब इसे मोस्ट मेथड दिया गया। ठीक है, तो पढ़ सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर ये है 12। इसमें क्या है? मनुष्य में 8 संख्या के जुड़े होते हैं। दोस्तों, जो मनुष्य होता है मतलब मेल और फीमेल, ठीक है, तो इसमें जो 22 जोड़े होते हैं, क्या होते हैं? 22 जोड़े होते हैं। दोनों में मनुष्य में समान होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। जो 23 वाला जोड़ा होगा, क्या? तो इस वाला जोड़ा होगा वो फीमेल का और मेल का। किसका? फीमेल का और मेल का, दोनों के अलग अलग होंगे। अगर हम फीमेल की बात करें तो इसमें एक्स गुणसूत्र होंगे और जो मेल होगा उसमें क्या होंगे? एक्स और वाई गुणसूत्र होंगे। क्या होंगे? एक्स और वाई गुणसूत्र होंगे। ठीक है, अब जो 23वें गुणसूत्र है इससे ही जाइगोट्स का निर्माण होता है। और जो हमारे लिंग के लिए यानी कि गर्ल्स या बॉयज क्या होगा, इसका निर्धारण इसी गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। तो 8 संख्या कैसे हैं? मतलब कि समान कितने हैं? समान 22 होते हैं। किसमें? मनुष्य की बात कर रहा है। तो क्योंकि मनुष्य क्या है मतलब मेल और फीमेल में समान कितने होते हैं? 22 होते हैं। और 23 में जो गुणसूत्र होता है उसमें भिन्नता होती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की कठिन है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसे भी बांट सकते हो बढ़िया शानदार तरीके से। ठीक है, अगर वहां मौका नहीं मिलता हो पढ़ने का तो वहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप पढ़ लेना इसे। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। जी का है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? 2 पारदर्शी माध्यम। अब इसे तुम छोड़ दो बिहार में, क्योंकि ये वो हो जाएगा भाई। तो मैं क्वेश्चन पर जाओ। ठीक है, विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि ने एक प्रयोग किया। उन्होंने अलग अलग जलीय विलयन या तरल पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में लिया और विद्युत प्रवाहित करने की कोशिश की और सर्किट को एक बल्ब से जोड़ दिया। मतलब किसी सीधी बात ये है कि उन्होंने एक प्रयोग किया कि 2 बोतल में अलग अलग विलयन लिए, उसमें एक बल्ब फटका दिया, उसे जोड़ दिया। सीधी बात ये है। अब आंसर क्या है? सर्किट में एक बल्ब से जोड़ दिया। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं चमकेगा? मतलब कि ऐसे कौन सा इसमें ऑप्शन है कि जिसकी उपस्थिति से बल्ब नहीं चमकेगा? पहले ये देखो ये चमकेगा क्यों। अगर देखो जो सॉल्यूशन है उसमें कैटायन और एनायन मतलब कि धनात्मक तत्व और ऋणात्मक तत्व दोनों हैं तो हमारा बल्ब जल जाएगा। और अगर ऋणात्मक तत्व हुए या फिर धनात्मक तत्व होंगे तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या है? सोडियम क्लोराइड है, मतलब NaCl है। अब हम NaCl को अगर अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन और एनायन दोनों हैं। ठीक है, यानी कि बल्ब जल जाएगा। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है।
दूसरा देखो कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl, तो इसमें भी Ca क्या हो जाएगा पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव हो जाएगा, तो इसमें भी बल्ब जल जाएगा। इसके बाद क्या है ऑक्टेन। अब ऑक्टेन को भी छोड़ दो, अब इसमें देखो क्या है कॉपर सल्फेट CuSO4। अब इसमें क्या है कॉपर हो जाएगा कैटायन, SO4 एनायन हो जाएंगे, मतलब कि इसमें भी बल्ब जल जाएगा। अब जलेगा किसमें नहीं, तो हमारा आंसर क्या बचेगा सी ऑक्टेन में। ऑक्टेन में बल्ब नहीं जलेगा। इसमें क्यों जल रहा, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक तत्व, धन विद्युत तत्व और ऋण विद्युत तत्व दोनों हमारे साथ में है, इसलिए ये इसका वो है एनालिसिस। तो अब ऐसे ही देख सकते हो। विद्युत धारा के चालन के लिए जलीय विलयन में आयन कौन सी धनायन और ऋणायन का उपस्थित होना आवश्यक होता है। यदि विलयन में आयन नहीं होंगे तो सर्किट पूरा नहीं होगा, और जब सर्किट पूरा नहीं होगा तो बल्ब नहीं चमकेगा। ठीक है, जिसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में जाओ। 15 क्या है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ये क्या लिखा प्रक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये लिखा हुआ है 2Al। ठीक है, और ये क्या है Fe2O3, इससे बना क्या है Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, अब देखो यहां क्या हुआ ऑक्सीकरण, ये क्या है ऑक्सीजन क्या है एल्यूमिनियम है, जे एल्यूमिनियम क्या किया एल्यूमिनियम चला गया इसके साथ। ठीक है, तो क्या बन गया Al2O3 बन गया। ठीक है, जो ऑक्सीजन था ऑक्सीजन इसकी जो ऑक्सीकरण स्टेट थी वो क्या था 0 थी, 0 से इसमें किसमें आ गया 3 में आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें ऑक्सीकरण तो हुआ है, और अपचयन किसका हुआ, तो ये देख लो इसमें, तो अपचयन, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, क्वेश्चन डिस्टर्ब लग रहा, आंसर इसके थोड़ी डिस्टर्ब लग रहे। नेक्स्ट जो पेपर होगा जो सॉल्यूशन दूंगा उसमें मैं से सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, इसे भी छोड़ दो यहीं पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये है 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि रंगहीन प्लास्टिक को प्लास्टिड को कहते हैं। क्या है जी, प्लास्टिक नहीं पढ़ लेना इसे, क्या है प्लास्टिड को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है ल्यूकोप्लास्टिड है। क्या है ल्यूकोप्लास्टिड है, इसका आंसर क्या है ल्यूकोप्लास्टिड। अब कैसे है ये देखो, ये इसमें नहीं दिया है। ठीक है, क्या है ल्यूकोप्लास्टिड इसका आंसर है। अब इसमें क्या है, जो ल्यूकोप्लास्टिड होता है ना, इसके लवक होते हैं। क्या है लवक होते हैं, हर लवक का नाम सुना है, लवक होते हैं, लवक। ये जो लवक होते हैं लवक ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रंगीन, एक होता है रंगहीन। क्या होता है रंगहीन होता है, और रंगहीन को क्या कहते हैं श्वेत भी कहेंगे, क्या कहेंगे श्वेत भी कहेंगे। एक होता है हरित लवक होता है, हरित लवक। जो रंगहीन होता है श्वेत होता है इसे क्या कहते हैं ल्यूकोप्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं ल्यूकोप्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा अगर आपको जानना है तो आप NCERT की किताब कर सकते पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी है, किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया गया है 1.5 है। माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालना है माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है। अब लाइट स्पीड कितनी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होगी, जो प्रकाश की जो चाल होगी वो कितनी होगी 3 × 10 कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, जी किसमें है निर्वात में, किसमें है निर्वात में, निर्वात में। ठीक है, वैक्यूम की बात कर रहे हैं।
अब निकालना किसमें है, हमें निकालना क्या, अपवर्तनांक, क्या, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कैसे निकलेगा, अपवर्तनांक बराबर क्या क्या होता है, जो होता है निर्वात में, क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या होगा, बटे हुआ क्या, माध्यम का अपवर्तनांक, क्या होगा, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, क्या होगा, माध्यम प्रकाश की चाल होगा। अब हमें क्या निकालना है, माध्यम प्रकाश की चाल निकालना है, तो जी कहाँ जाएगा, स्टार चला जाएगा, और जी कहाँ जाएगा, स्टार आ जाएगा, तो बनेगा क्या, जी बन जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या, अपवर्तनांक, कितना होता है, जी होता है, कितना होगा, जो हमारा क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है, 1.5 को हम कितनी बार कर सकते, 2 बार, तो कितना हो जाएगा, जी 15 है, ठीक है, 1.5 लिखा। अब देखो अगर हम इसे क्या करें, 30 कर लें, जी क्या है, दशमलव है, दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 2 बार कट जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक कर लें यहाँ पर, जी आंसर है कहीं पर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जी क्या है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक वाले ने मिस्टेक कर दी, उसने जो जहां पर जो स्टार आ रहे हैं ना, वहां पर क्या है, इसका गुणा का चिन्ह है, क्या है, गुणा का चिन्ह है यहाँ पर, और जिस प्रकार का मालूम ना, यहाँ पर क्या है, घात लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, क्या है, नहीं करता है, क्या निकालना, नहीं करता। अब क्या होता है, प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, क्या है, रो एल अपॉन ए है। अगर ए को भी हम क्या करें, इसका भी क्या निकाल, मान लो इसको भी और चेंज कर लें, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, मतलब कि एक पाइप है, पाइप का क्षेत्रफल तो किसी एक रिंग की ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a इक्वल टू जाएगा 2π, सॉरी क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, πr², तो r बराबर कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन πr², ठीक है। अब देखो, अब r क्या है, प्रतिरोध, l क्या है, लंबाई, r क्या है, त्रिज्या, और a क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब इसमें देखो, चालक की लंबाई इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि जिसकी लंबाई दी गई है, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, जो हो गया। दूसरा, कंडक्टर का क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, इस पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि जी क्या है, a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, a क्या है, r क्या है, a के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि जब r का मान बढ़ेगा तो a का मान कम होगा, a का मान बढ़ेगा तो r का मान कम होगा, ठीक है। फिर क्या है, चालक का तापमान। अब चालक का तापमान जैसा इसमें कोई रोल नहीं है, क्या है, चालक का तापमान नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी क्या है, चालक से होकर प्रभावित होने वाली धारा, तो आर बड़ा क्या होता है, वी आई, वी अपॉन वी बड़ा क्या होता है, वी बड़ा होता है आई आर, ठीक है, आई आर, तो आर बड़ा क्या होगा, वी अपॉन आई, तो जी तो यहाँ पर वी अपॉन आई आई आएगा, ठीक है, तो जी तो हो सकता है,
तो यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आया। 18 क्या है? निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों को में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? मतलब कि ये क्वेश्चन किसका है? हमारा केमिस्ट्री का है। किसका है? केमिस्ट्री का है। इसमें क्या है? आवर्त से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें बता रहा है कि ऐसे कौन से समूह के तत्व हैं, कौन से समूह। अब समूह क्या होते हैं और क्या होते हैं? आवर्त। आवर्त क्या होती है बताओ? कुछ नहीं होते हैं भैया, जो चीज आड़ी रखी हो, क्या हो? आड़ी रखी हो। आड़ी मतलब क्या होता है भैया? हम है बुंदेलखंडी, और बुंदेलखंड में आड़ी मतलब होता है ऐसा लेट जाना। तो ये कहना है आवर्त मतलब कि दाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाना। ठीक है, जैसे अगर जी क्या है? हमारी आवर्त सारणी है। ठीक है, क्या है? जी आवर्त सारणी मान लो। ठीक है, जी है, जी हमें तत्व दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे लगे ठीक है, जी जी ठीक है। तो जो जी वाला खंड जी कहलाएंगे, जी क्या कहलाएंगे? आवर्त कहलाएंगे। जी क्या है? आवर्त। ठीक है, और जी क्या है? जी ऊपर खड़े हुए जी क्या है? समूह है। जी क्या है? समूह है। जी समूह है। तो जो जो कौन सा तत्व है? 16वें ग्रुप का समूह है। कौन सा? 16वें ग्रुप का समूह है। तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या उनकी जो है अम्लीय ऑक्साइड क्या? अम्लीय ऑक्साइड होने की क्षमता अधिक होती है, प्रवृत्ति अधिक होती है। तो क्या जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। इसमें कौन सा ग्रुप आता है? ऑक्सीजन ग्रुप आता है। कौन सा? ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन समूह। कौन सा समूह है जी? ऑक्सीजन समूह है। ठीक है, तो जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप इसे भी रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जी है नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का विकास करता है? ठीक है, अब सबसे पहले समझो कि एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। पीते तो बहुत लोग हैं, पीने वाले को तो आता नहीं होगा। अब पढ़ने वाले आप लोग हो तो शायद आपको आता हो। तो क्या होता है? C2H5OH। इसे क्या कह सकते हैं? इसे कहते हैं एल्कोहल। ठीक है, इसे एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं CH3CH2 और OH। ये भी क्या है? एल्कोहल लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एल्कोहल ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब बताओ जो एल्कोहल है निम्नलिखित में से किस गैस का विकास करता है? एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके, मतलब कि CH3CH2OH। इसी क्रिया किससे हो? सोडियम से कर लो, सोडियम से कर दो, तो कौन सी गैस निकलेगी? अब इससे एक क्या है? एक प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम क्या नाम देंगे? उसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। क्या है? सोडियम एथॉक्साइड है। ये बनता कैसा है? ये जो सोडियम है, जब इसमें हम क्या लेंगे? इसमें लेंगे एल्कोहल के 2 अणु। क्या लेंगे? एल्कोहल के 2 अणु लेंगे, तो बन जाएगा क्या? सोडियम एथॉक्साइड 2CH3CH2ONA। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। एथॉक्साइड क्यों बन गया? क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में फंसा हुआ है। साथ में क्या निकलेगी? साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हाइड्रोजन गैस इसमें हमने कितने लिए? अब इसे कहते हैं संतुलित। तो 2 आएगा यहाँ पर, जब 2 आएगा यहाँ पर तो हाइड्रोजन के 2 अणु आ गए, और यहाँ पर सोडियम अकेला है तो यहाँ पर 2 आएगा। तो 2 मतलब कि एथॉक्साइड कितने हैं? 2 हैं, और सोडियम के कितने हैं? 2 हैं, और हाइड्रोजन ये गैस निकलने लगे। ठीक है, जी हो जाएगा। अब इसको पढ़ सकते हो आप। जो एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथॉक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम एथॉक्साइड होता है। इसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स बनाने की अभिक्रिया, मतलब कि 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक
शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर एथेनॉल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एथेनॉल बन जाता है, एथेनॉल बनता है बाद में। ठीक है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। तो किसका है? एनसीईआरटी की कटिंग है, आप उसमें जाके इसका और डिप में अध्ययन कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का टाइम रहता है, 20 से 25 क्वेश्चन बताने पड़ते हैं, साथ में उनका डिस्कशन देना पड़ता है और साथ में एक्स्ट्रा चीजें भी करनी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आंसर देख लो, इसका आंसर रहेगा हाइड्रोजन गैस, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जी हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। और क्वेश्चन देखो, इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कि आप लोग जो इसका बेसिक का बैच स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से, तो आप उसे ज्वाइन करें। ठीक है, अवतल दर्पण किस वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का पृथ्वी में बनाता है? वस्तु कहाँ रखी हुई, मतलब कि हमें ऐसा पृथ्वी बनाना है कि मतलब कि समान आकार का हो, समान आकार का हो, पृथ्वी में बनाता है, उल्टा हो और समान आकार का हो। ठीक है, कैसा? वास्तविक हो, उल्टा हो और समान आकार का हो। देखो इसके लिए बढ़िया तरीके है हमारा, जे क्या है? जे क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है, अब इस पर वस्तु है वो कहां पर रखी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी हुई है। किस पर रखी हुई है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है। जब कोई वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी होगी तो ये क्या जाएगी? जो कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये हमेशा कहां से जाती? फोकस से होकर जाती है। ठीक है, और ये क्या है? यहां से यहां जाएगी फोकस से होकर और परावर्तित होगी वापस जाएगी। जहां पर दोनों मिलेंगी तो वहां पर रहेगा इसका का पृथ्वी बन जाएगा। पृथ्वी कहां बन रही है? जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक रहेगा और क्या रहेगा? समान आकार का रहेगा। कैसा? उल्टा, वास्तविक और समान आकार का। आकार कौन कौन सा? उल्टा होगा, वास्तविक होगा और समान आकार का प्रतिबिंब बन जाएगा। कहां पर रखी वस्तु? आपको ध्यान रखना कि वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। अब वस्तु और कहां हो सकती है? अगर आपको और करना है तो वस्तु अनंत हो सकती है, मतलब कि जो वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं है और उसके साइड नहीं है वो क्या मानी जाएगी? वस्तु अनंत पर है। ठीक है, इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, एक फिर कहां होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं होगी, यहाँ का पी सकते हैं। फिर कहां होगी? फोकस पर होगी, फिर फोकस और पोल के बीच में होगी। ठीक है, जिसकी क्या होती है? कुछ बेसिक जानकारी होती है जो आपको अगर क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें सब चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन अगला लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन जी रहा। धातु ऑक्साइड आमतौर पर प्रकृति के होते हैं। जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो आमतौर पर क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि जो हमारा क्या है? आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में जो पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है इसे क्या कहते हैं? क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं और क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो पूछा क्या है? धातु ऑक्साइड, मतलब इसमें धातु हो ऑक्सीजन के साथ की जगह जाए, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg, ऑक्सीजन के साथ की जगह बना लो MgCO3 को स्ट्राइक बना लो। तो वो क्या है? क्षारीय ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड है और धातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जो बता वो धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण जल। ठीक है, तो इसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज का बहुत शानदार क्लास रही है। लगभग 1 घंटा 10 मिनट में पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और आपको बस एक ही काम करना है कि पहले बढ़िया से वीडियो देखो। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। लगभग आपको इस चैनल पर रोज वीडियो मिलते रहेंगे नए नए और आप कुछ ना कुछ यहाँ सीखते रहोगे। ठीक है, साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को शेयर भी करते जाएं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।